समाजवादी पार्टी के बागी विधायक कहा जाए मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त उनसे तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर समूचा विपक्ष, चुनाव आयोग और केंद्र पर जो है वो हमलावर है और कह रहे हैं सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। सवाल ये बनता है कि जो एफिडेविट्स यहाँ पे दिए गए थे 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसका कल 3 जिला अधिकारियों ने खंडन किया है। तो वो उस वक्त ये एफिडेविट बने थे जब आप समाजवादी पार्टी में थे, आपकी देख रेख में बने थे वो एफिडेविट। तो क्या एफिडेविट झूठे थे वो, कि डीएम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, जो एसआईआर के मामले में आप बात कर रहे हैं, भारत में एक कानून चलेगा, एक विधा चलेगी, एक अनुपालन चलेगा। दो तरीके से आप कानून का और भारत के संविधान की व्याख्या नहीं कर सकते। आप चुनाव जीत जाएंगे तो साहब आप पटाखे फोड़ेंगे, आप मिठाइयाँ खिलाएंगे, आप सबको बहुत बधाई देंगे। आप किसी राज्य में चुनाव हार जाएंगे तो वहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रशासन को बेईमान कहेंगे और कहेंगे कि उसका दुरुपयोग हुआ। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप अगर झारखंड जीत जाते हैं तो आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और वहाँ चुनाव आयोग खराब नहीं हुआ। आप महाराष्ट्र हार जा रहे हैं, आप हरियाणा हार जा रहे हैं, तो वहाँ पर वोटर लिस्ट पर आप दोष दे रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आज देश की 135 करोड़ जनता समझती है। और फिर मैं कहूँगा ऐसे लोगों से कि कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं देश की, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो और चाहे भारत का निर्वाचन आयोग हो, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी ओछी राजनीति से दूर रखें। अगर इन संवैधानिक संस्थाओं पर रोज रोज आरोप लगाएंगे और इस तरह के झूठे और निराधार आरोप लगाएंगे तो हम समझते हैं कि भारत के संविधान पर ये चोट है और इससे कहीं ना कहीं ऐसे लोग भारत के संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आपके पास कोई ठोस, आपके पास साक्ष्य हैं, सबूत हैं, आप माननीय चुनाव आयोग को दीजिए। चुनाव आयोग ने आपको मौका दिया है, आपके पास है कुछ नहीं। आप केवल झूठे एक माहौल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और झूठे माहौल बनाने वाले लोग, यह देश जानता है कि अपनी हार से खिजड़ाए हुए लोग, बार बार चुनाव हारने वाले लोग, वो केवल अपनी हार और पराजय को छिपाने के लिए इस तरीके के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। नहीं, ये जो एफिडेविट्स दिए गए थे 3 जिला अधिकारियों ने डिनाई कर दिया उसको। कल एक साथ 3 जिला अधिकारियों ने इसको डिनाई किया। तो क्या ये एफिडेविट झूठे थे या डीएम झूठे हैं? नहीं, सवाल एफिडेविट का नहीं। आप कहते हैं कि नाम काट दिया गया। अगर आपके 2 जगह नाम है, 3 जगह नाम है और जांच होगी तो आपके 2 जगह नाम काटे जाएंगे, एक ही जगह तो आपका नाम रहेगा। और आप उस पर एफिडेविट दे दीजिए कि साहब मैं फला बूथ में भी मतदाता था, हमको वहाँ हमारा नाम काट दिया गया, और 2 बूथों पे आप पहले से मतदाता हैं। तो चुनाव आयोग का तो यही कार्य है ना, एक व्यक्ति का एक ही जगह मतदाता पे नाम हो और इसी की तो जाँच हो रही है। उस पर अगर कोई एफिडेविट दे दे और ये अधिकार मांगे कि साहब हमको 3 जगह वोट डालना है, तो उनको 3 जगह वोट डालना था, नहीं डाल पाए, तब वो एफिडेविट दे दिए। तो ऐसे एफिडेविट थोड़ी माने जाएंगे। 12,000 लोगों ने एफिडेविट दिया है। उस वक्त तो आप भी समाजवादी पार्टी में थे जब जिस वक्त एफिडेविट दिए जा रहे थे, उस वक्त आप तो कह रहे थे कि एफिडेविट सही है। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आज भी कह रहा हूँ, एफिडेविट जिन लोगों ने दिया है उनके 3 जगह नाम थे, एक जगह नहीं वोट डाल पाए वो, तो क्या 3 जगह वोट डालेंगे? भाई, वोट तो आप एक ही जगह डाल सकते हैं ना, और आपको तय करना पड़ेगा कि अगर 3 जगह हमारे नाम है, हमें कहाँ रखना है और कहाँ कटवाना है। ये तो इन लोगों की दिक्कत यह है कि वो 3 जगह वोट डालना चाहते थे, 2 जगह नाम उनका कटा, तो जहाँ कटा उन्होंने एफिडेविट दिया कि साहब हमारे यहाँ नाम नहीं था। तो यही तो भारत निर्वाचन आयोग कह रहा कि आप एक जगह वोट डाल सकते, 3 जगह नहीं डाल सकते। एक सवाल ये था कि एक आज गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो एक कानून के लिए एक प्रस्ताव वहाँ पर लोकसभा में रखने जा रहे हैं। उसमें ये है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अगर 1 महीने से ज़्यादा जेल में है तो उनके खिलाफ वो अपने आप पदमुक्त हो जाएंगे। इस तरह का कोई कानून एक लाने जा रहा है, उसका विपक्ष जो है वो विरोध करने का काम कर रहा है। देखिए, समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई ऐसे निर्णय आए हैं। रामाकृष्ण बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका से लेकर के कई ऐसे दृष्टांत आए जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त किया कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जेल में रहने के बाद भी सरकारें चलाते हैं। इससे कहीं ना कहीं भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वो कमज़ोर होती हैं। तो भारत सरकार आज लोकसभा में इस तरह का कानून ला रहा है कि अगर कोई सरकार में केंद्र में मंत्री है, राज्य मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वो अगर किसी
गंभीर आरोपों में जेल जाते हैं और जेल जाने पर 1 महीने से ज़्यादा उनको जेल में रहना होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को निश्चित रूप से उनका पद जो है वो अपदस्थ होंगे। एक सवाल ये था, जो विपक्ष कह रहा है वो टारगेट करने के लिए विपक्ष के नेताओं को इस तरह का कानून लाया जा रहा है। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री विपक्ष के हैं उनको टारगेट करने के लिए कानून लाया जा रहा है। इस तरह की बातें भी जो है वो आम जनमानस में चर्चा में है। नेता इसी बात को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरह कानून लाया जा रहा है जो केंद्र सरकार लाने जा रही है। हास्यप्रद बात है। आप सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो कानून बनेगा और जो आईपीसी सीआरपीसी में अमेंडमेंट होगा, जो धाराएं होंगी, तो वो देश के लिए होंगी। ज़्यादा मुख्यमंत्री किसके हैं पूरे देश में? ज़्यादा मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के। केंद्र में केंद्र के मंत्री कौन है? वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। कितनी ओछी और छोटी, और मैं समझता हूं कि किस मानसिकता से लोग आज बात कर रहे हैं। केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, कानून बनेगा। 302 जो धारा बनी हुई है वो ऐसा थोड़ी कि सत्ता पक्ष वाले के लिए दूसरी सज़ा है और विपक्ष में रहने वाले लोगों के लिए दूसरी सज़ा। एक व्यवस्था है। कितने कानून कांग्रेस ने बदले और कितने बनाए। अगर हम आज कहें कि उन्होंने अपने हित के लिए बनाया, तो ये एक मिथ्या, झूठी और भ्रामक बात होगी। कानून जो बनता है वो सामान्य रूप से पक्ष और विपक्ष सबके ऊपर एक बराबर से लागू होता है। पूजा पाल की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुई पूजा पाल। सोशल मीडिया पे तमाम टिप्पणियां भी हुई। 3 जगह एफआईआर हो चुकी है, चौथे जगह एफआईआर की तैयारी चल रही है। जो ये एफआईआर की आखिर क्या ज़रूरत पड़ रही है पूजा पाल? निर्जलता की और बेशर्मी की हद पार कर दिया लोगों ने। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। जो आज एक विधवा पूजा पाल के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा? एक पाल समाज की निकली हुई एक बेटी जिसने अपना पति खोया, पति की अपने उसने मृत शरीर को देखा, उसके आँख के आंसू भी नहीं सूखे होंगे, उसके ऊपर फिर हमले हुए। वो आज एक पाल समाज की बेटी जो वर्तमान में पूजा पाल जी विधायक हैं, आज जब उस संघर्ष को लड़ रही थी अपने पति के बदले के लिए, कानून का सहारा लेकर के लड़ रही थी, सहारा तो किसी ने नहीं दिया। और यदि आज अगर किसी सरकार ने और किसी सरकार सूबे के मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय देने का काम किया और भारत का जो संस्कार है, जो सभ्यता है, उन्होंने केवल धन्यवाद देने का काम किया, तो आज लोगों की इतनी मिर्ची लग गई। क्यों भाई इतनी मिर्ची लग गई? जब बैठ करके आप मरवा रहे थे, हत्यारों को संरक्षण दे रहे थे, उनको संरक्षित कर रहे थे, तब आपके समझ में नहीं आया एक पूजा पाल है, वो भी एक पीडीए का पार्ट है, एक पिछड़ी जात की महिला है, एक सताई हुई महिला है, एक विधवा महिला है जिसने अपना पति खोया है। और आज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे पूजा पाल के लिए एक समुदाय के लोग किस तरीके की अभद्र गाली दे रहे हैं, आज शब्द बोल रहे हैं तो गाली दी जाएगी। तो ये याद रखें गाली देने वाले लोग, पूजा पाल अकेले नहीं है। पूजा पाल के साथ उसका भाई मनोज पांडे साथ खड़ा है। और याद रखें लोग, जिन्होंने अगर पूजा पाल का अपमान करने का और अन्याय करने का प्रयास किया, उनको पहले मनोज पांडे से लड़ना पड़ेगा। और इस तरीके की हरकत करने वाले लोग बाज आएं। आप ये कह रहे हैं कि मनोज पांडे पूजा पाल के साथ जो है वो खड़े हैं। ये आप लोगों को 3 लोगों को पहले निकाला गया था, पूजा पाल को बाद में निकाला गया, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? नहीं, सवाल केवल पूजा पाल बहन का नहीं है। सवाल किसी भी इस तरीके के कमजोर व्यक्ति और सताए हुए व्यक्ति को कुछ लोग अपमानित करने का प्रयास करेंगे। मनोज पांडे का जीवन यही रहा, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हरदम लड़ाई लड़ा और कमजोर और शोषित के साथ मजबूती से उसका साथ देने का काम किया। ये कोई भाषण नहीं है, ये 30 साल का मनोज पांडे का इतिहास है। और याद रखें वो लोग जो केवल पूजा पाल ही नहीं, इस तरीके की जिस तरह पिछड़े, शोषित और कमज़ोर लोगों के साथ अन्याय करने का काम करेंगे, मनोज पांडे उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मनोज पांडे ऐसी अपनी बहनों के साथ पूरी मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल के साथ जो किया उसको उचित मानते हैं आप, कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया? अगर हम आपसे पूछें क्या आप उचित मानते हैं कि एक विधवा ने अपने पति की हत्या पर केवल जो है अपनी बात रख दिया और ये कह दिया कि उसको इस सरकार ने और सरकार के मुख्यमंत्री ने न्याय देने का काम किया, ये कहाँ से पार्टी अनुशासनहीनता में आता है? कौन सी अनुशासनहीनता में आता है? किस तरीके की आप अनुशासनहीनता की व्याख्या कर रहे हैं? जिसकी तो दर्द उससे पूछे जिसका पिता जिसने खोया है, जिसने भाई खोया है, जिसने अपना पति खोया है, ये उसका दिल जानता है। अगर उसने अपने दर्द को कह दिया तो वाह भाई वाह, ये कौन सी अनुशासनहीनता का आप दृष्टांत दे रहे हैं और कौन सी उसकी व्याख्या कर रहे हैं?
ईश्वर ही बचा सकता है ऐसे लोगों को। देख रहा हूँ मैं, आप भी भावुक हो रहे हैं थोड़ा पूजा पाल की बात करते हुए। नहीं, बिल्कुल हमने खोया है, हमने नुकसान उठाया है, भाई खोया है, चचेरे भाई को खोया, हमको भी गोलियां लगी हैं। तो मैं समझ सकता हूँ पूजा पाल का दर्द क्या है। और पूजा पाल ने जो बात कही वो किसी अनुशासनहीनता में नहीं आता। और पीड़ित के साथ हरदम व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए, दल नहीं देखना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। मनोज पांडे पूजा पाल की बात करते हुए उन्होंने अपना भी दर्द साझा किया कि हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमने अपनों को खोया है। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।